हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेंटाजाइलोन। पेंटाजाइलोन है बच्चों, वो है हम अभी पढ़ रहे हैं अपना जो जीवाश्म सदस्य पढ़ रहे हैं, जीवाश्म पादप पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया जो पॉइंट है वो है पेंटाजाइलोन। कल हमने पढ़ा था विलियम सोनिया के बारे में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं पेंटाजाइलोन। तो जो पेंटाजाइलोन है वो जिम्नोस्पर्म समूह का विशिष्ट जुरैसिक जीवाश्म काल का, विशिष्ट का मतलब है ये बाकियों से थोड़ा सा अलग प्रकार का सदस्य है, पादप है, जो कि क्या है, जुरैसिक काल में प्राप्त हुआ हुआ है। और जो इसका गण है वो है पेंटाजाइलोलेंस। ठीक है जी। तो जिम्नोस्पर्म समूह का विशिष्ट जुरैसिक जीवाश्म काल का पेंटाजाइलेंस का सदस्य है। सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो की थी प्रोफेसर बीरबल साहनी ने। इन्होंने कहां से प्राप्त किया था इसको? बिहार के राजमहल की पहाड़ियों से जुरैसिक काल के जीवाश्म के रूप में इसको प्राप्त किया था। जुरैसिक काल के जीवाश्म के रूप में इसको प्राप्त किया और रिपोर्ट किया, जीवाश्म के रूप में रिपोर्ट किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर उनके बाद हैरिस नामक वैज्ञानिक हुआ था जिसने न्यूजीलैंड से प्राप्त किया था इसको। न्यूजीलैंड से जीवाश्म, जुरैसिक जीवाश्म के रूप में इसने प्राप्त किया, जुरैसिक जीवाश्म। लेकिन जो हैरिस था, इन्होंने क्या प्राप्त किया था? केवल बीज उत्पादक संरचना को प्राप्त किया था। लेकिन जो हमारे बीरबल साहनी थे, इन्होंने बीज उत्पादक संरचना के साथ साथ तना, पत्तियां भी प्राप्त की थी। और इन सभी को इन्होंने एक साथ अध्ययन किया और एक साथ इनको रिपोर्ट किया था। क्या? जुरैसिक काल के जीवाश्म के रूप में किया था। अब हम चलते हैं जो विष्णु मित्तर, ये भी एक वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या करा था कि परागकण जिस संरचना पर उनका उगते हैं, जिस संरचना पर यानी कि पेंटाजाइलोन की जिस संरचना के ऊपर परागकण उगते थे, लगते थे, उस संरचना का भी इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया था। किन्होंने किया था? विष्णु मित्तर ने किया था। अब हम देखते हैं जो गण पेंटाजाइलेंस है, इसके बारे में इनके सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण कि इनके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जो इनको बाकी सदस्यों से अलग करते हैं, बाकी गणों से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके अंदर जो सेकेंडरी मज्जा यानी कि द्वितीयक मज्जा रश्मियां होती हैं, वो एक पंक्ति यानी कि एक पंक्ति के रूप में पाई जाती हैं, एक पंक्ति के रूप में पाई जाती हैं। फिर है जी खुला शिरा विन्यास, जो शिराओं का विन्यास होता है इनकी पत्तियों के अंदर, वो खुला होता है, बंद प्रकार का नहीं पाया जाता। फिर जो इनके अंदर रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो सिंडोचिलिका या हेप्टोचिलिका प्रकार के होते हैं। हमने कल भी देखा था सिंडिटोचिलिका यानी कि जिसके अंदर गार्ड सेल व सहकोशिका यानी कि सब्सिडायरी सेल्स होती हैं, वो एक प्रकार की इनिशियल सेल से मिलकर बनी होती हैं, तो वो सिंडोचिलिका कहलाती है। तथा अगर हेप्टोचिलिका की बात करें तो इसके अंदर हमने कल पढ़ा था विलियम सोनिया के अंदर ही कि इसके अंदर सब्सिडायरी सेल्स और जो हमारी गार्ड सेल थी वो दोनों अलग प्रकार की इनिशियल सेल से मिलकर बनती हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसमें अंदर सिंडिटोचिलिका के अंदर एक ही प्रकार की इनिशियल सेल से गार्ड सेल व सब्सिडायरी सेल्स बनती हैं। और इनके अंदर ये भी हो सकता है कि ये दोनों प्रकार के ही रंध्र पाए जाएं। कई जातियों में, कई पादपों में ये हो सकता है कि केवल एक प्रकार के रंध्र पाए जाएं या फिर इनके अंदर दोनों प्रकार के ही रंध्र उपस्थित हो सकते हैं। फिर अगर हम मादा जनन की बात करें तो इसके अंदर एक लिंगी यानी कि केवल एक पादप के ऊपर, एक पादप के ऊपर एक ही जननांग यानी कि एक ही मादा लिंग या फिर नर जननांग, या तो मादा जननांग होगा या फिर नर जननांग होगा। तो इस प्रकार ये एक लिंगी होता है जिस प्रकार शहतूत में पाया जाता है ये। ठीक है जी। बच्चों अब हम देखते हैं आकारिकी, मोर्फोलॉजी ऑफ पेंटाजाइलोन।
यानी कि जो पेंटाजाइलोन का तना था या पादप था वो किस प्रकार का दिखाई देता था। तो सबसे पहले जो पेंटाजाइलोन था जो प्राप्त किया गया था वो राजमहल से था, राजमहल की पहाड़ियों से प्राप्त किया था प्रोफेसर बीरबल साहनी ने, प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो उनके जो सरनेम था साहनी, वहां से इन्होंने क्या नाम दे दिया पेंटाजाइलोन को, इस जाति को पेंटाजाइलोन साहनाई। पेंटाजाइलोन साहनाई व निपेनियोजाइलोन, ये दो प्रकार की जो जातियां प्राप्त हुई थी बिहार के राजमहल की पहाड़ियों से, तो इसलिए पेंटाजाइलोन साहनाई बीरबल साहनी के नाम से नाम रख दिया गया इस जाति का। अब हम इस पादप की बात करें कि ये कितना लंबा कितना चौड़ा था, तो जो इसका तना था इस पादप का वो केवल 3 mm लंबा था और जो इसका व्यास था वो 2 mm व्यास था। यानी कि व्यास क्या होता है, कोई वृत्त है और वृत्त के अगर हम त्रिज्या का दुगुना कर दें तो वो व्यास कहलाता है। यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगा व्यास। तो मोटाई की अगर सामान्यतः मोटाई की बात करें तो वो मोटाई थी 2 mm और लंबाई की बात करें तो 3 mm लंबाई थी। फिर हम अगर तने की बात करते हैं कि तने के ऊपर सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां व्यवस्थित रहती थी। सर्पिलाकार यानी कि ये हम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है हमें शो कर रहा है कि पेंटाजाइलोन साहनाई का पुनर्निर्माण, यानी कि पेंटाजाइलोन साहनाई के एक पादप से दूसरे पादप का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि किस प्रकार एक लॉन्ग ब्रांच से लंबी शाखा के द्वारा एक छोटी शाखा निकलती है और उस छोटी शाखाओं के ऊपर जो पत्तियां हैं वो व्यवस्थित क्रम में लगी रहती हैं। तो तने के ऊपर सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां लगी हुई हैं। पर्ण में एक सुस्पष्ट मध्य शिरा, ये हमें मध्य शिरा दिखाई दे रही है सभी पत्तियों के अंदर, तो ये मध्य शिरा भी पाई जाती है। और मध्य शिरा के बाद अशाखित पार्श्व शिराएं, अशाखित पार्श्व शिराएं क्या होती हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार ये पेंटाजाइलोन साहनाई का जो पुनर्निर्माण का ये शो करता हुआ डायग्राम है, प्लस इसके जो तने पर के ऊपर सर्पिलाकार क्रम में पत्तियां पाई जाती हैं और उस पत्तियों के अंदर स्पष्ट रूप से हमें क्या दिखाई दे रही है, मध्य शिरा पाई जाती है। और ये मध्य शिरा क्या होती हैं, इनकी अशाखित पार्श्व शिराएं पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। अब हम देखते हैं बच्चों एनाटॉमी ऑफ स्टेम, यानी कि जो तने की जो एनाटॉमी, तने की जो शरीर की संरचना थी, तने का जो शरीर है वो किस प्रकार का दिखाई देता है वो देखेंगे। तो जो तना था, तने की अनुप्रस्थ काट, यानी कि जब तने की अनुप्रस्थ काटी जाती थी तो उसके अंदर 5 रंध्र दिखाई देते थे, 5 रंध्र दिखाई देते थे। अब जो रंध्र थे उन 5 रंध्र के अंदर प्रत्येक में स्वयं की कैम्बियम था, स्वयं का कैम्बियम पाया जाता था, कैम्बियम। अब जो कैम्बियम था वो क्या करता था, बाहर की ओर, यानी कि यहाँ बात करें तो ये मान लीजिए पादप का तना है, तो इसके ओर क्या करता था, जो ये कैम्बियम है बाहर की ओर फ्लोएम ऊतकों का निर्माण करता था, इस तरफ फ्लोएम ऊतकों का। और जो अंदर की ओर अगर हम बात करें तो वो जाइलम ऊतकों का निर्माण करता था, अंदर की ओर जाइलम ऊतक। अब हमें ये बात पता है कि जो फ्लोएम ऊतक होता है वो क्या काम करता है, फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन और जो जाइलम ऊतक है ये करता है जल का परिवहन। तो यानी जल और भोजन, यानी कि ये दोनों ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये संवहन ऊतक का काम करते हैं, संवहन ऊतक का कार्य करते हैं। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। तो ये बात याद रखने योग्य है कि फ्लोएम यानी कि भोजन का जो करते हैं परिवहन और जाइलम यानी कि जल का परिवहन करते हैं। और इस कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण किया जाता था और अंदर की ओर जाइलम का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्राइमरी जाइलम, जो यानी कि प्राथमिक जाइलम था, ये क्या था, समान रूप से वितरित रहता था तने के अंदर। लेकिन जब द्वितीय काष्ठ यानी कि जब पादप की ग्रोथ होने लगती थी, पादप मोटा होने लगता था तना, तो क्या करते थे ये एक तरफा वृद्धि करने लग जाता था, कौन, जाइलम।
दोबारा से देखते हैं कि जो ये जाइलम है पहले तो समान रूप से वितरित रहता था एक समान, लेकिन जब पादप के अंदर तने के अंदर वृद्धि होने लगती थी, द्वितीयक कास्ट बनने लगती थी, तो ये एक तरफ गति करने लग जाता था, एक तरफ वृद्धि करने लग जाता था जाइलम, जिसका सुस्पष्ट वृद्धि चिन्ह है। अब अगर हम पादप की बात करें, तने की बात करें, तो इसके अंदर सुस्पष्ट वृद्धि चिन्ह है, यानी कि वृद्धि के निशान देखे जा सकते हैं कि हाँ इस तने के अंदर ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन उन वृद्धि चिन्हों को आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो वार्षिक बल्ले हैं या नहीं, इसलिए ये बात स्पष्ट नहीं की जा सकती, स्पष्ट नहीं कही जा सकती कि ये जो ग्रोथ के निशान है, वृद्धि के जो निशान है, चिन्ह है, ये वार्षिक बल्ले है या नहीं है। फिर इन्होंने पर्ण रंध्र के बारे में, यानी कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। जो बीरबल साहनी थे प्रोफेसर, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं वो होते हैं सिंडिटोचिलिक, जो ये रंध्र होते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर मित्र थे, इन्होंने ये बताया कि सिंडिटोचिलिक व हेट्रोचिलिक दोनों प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने तो कहा कि रंध्र हैं जो पर्ण के ऊपर केवल सिंडिटोचिलिक प्रकार के हैं, लेकिन जो मित्र थे उन्होंने हेप्टोचिलिक व सिंडिटोचिलिक दोनों ही प्रकार के बताए हैं। तो ये एनाटॉमी ऑफ स्टेम हुई। अब हम देखते हैं जो पेंटाजोइलम का पादप था उसके अंदर जननांग, यानी कि जो रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन थे, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, वो कौन कौन से पाए जाते थे, देखते हैं। जी बच्चों, अब हम देखते हैं जो पेंटाजाइलम का जननांग है वो कहाँ प्राप्त हुए, कहाँ ये लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो जननांग थे वो तने के साथ लगे हुए प्राप्त नहीं हुए। जिस प्रकार आम सामान्य पादप हम देखते हैं जिनके ऊपर जननांग होते हैं वो सामान्यतः पादप के तने के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे हम फूलों की बात करें, पातों की बात करें, तो वो शाखाओं के साथ हमें लगे हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जो पेंटाजाइलम के जो पादप थे वो हमें जो पहाड़ियों से, जो बीरबल साहनी को राजमहल की पहाड़ियों से प्राप्त हुए थे, वो अपने तने के साथ लगे हुए नहीं पाए गए, बल्कि जिस स्थान से तना प्राप्त हुआ था, तने वाले स्थान से ही इनको ये संरचना प्राप्त हुई थी, जिनको इन्होंने जननांग समझकर उठा लिया और उन पे अध्ययन किया। फिर जो साहनी थे, इन्होंने इस संरचना को छोटी पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर इन्होंने अध्ययन करने के बाद यह बताया कि जो ये जननांग है, ये संरचना छोटी पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर लगी हुई जो संरचनाएं होती हैं, जिनको मलबरी कहते हैं या फिर अनानास के समान ये दिखाई देते थे। ये पेंटाजाइलम के जो जननांग थे वो अनानास की संरचना के समान दिखाई देते थे, जो ये हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो जो साहनिया निपेंसिस है नर जननांग, इसमें कूट वंश साहनिया निपेंसिस के अंदर इन्होंने वर्णन किया है, संरचना का अध्ययन किया है और रिपोर्ट किया है विष्णु मित्र ने। ठीक है जी। फिर है मादा जननांग के समान ही ये शीर्ष पर पाए जाते थे, कौन, नर जननांग। जिस प्रकार मादा जननांग शीर्ष पर पाए जाते हैं, फूलों के रूप में पाए जाते हैं, उसी प्रकार नर जननांग भी शीर्ष पर ही पाए गए थे। प्रत्येक नर जननांग में एक घुमताकार पुष्पदल था। प्रत्येक नर जननांग में एक घुमताकार पुष्पदल था जो पुष्पों को ग्रहण करने के लिए, पुष्पों को अपने ऊपर बनाए रखने के लिए पाया जाता था। इनके अंदर लगभग 24 बीजाणुधानी दर थे। जो हम बात करें पेंटाजाइलम की, तो इसके अंदर 24 बीजाणुधानी दर थे, जो क्या थे, चक्र में विन्यासित, यानी कि क्रम के अनुसार, चक्र के अनुसार अपनी अवस्था में लगे रहते थे, विन्यासित थे। फिर हम बात करें बीजाणु, लघु बीजाणुधानियां, यानी कि जिसके अंदर नर जननांग पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानियों के अंदर वो क्या थे, नाशपति के समान दिखाई देते थे, नाशपति के समान दिखाई देते थे, जो लघु बीजाणुधानियां दर थे। फिर है यह एक कोष्ठी, यानी कि इनके अंदर केवल एक कोष्ठ रहता था,
उसके बाद ये नाव के समान यानी कि जो नौका होती है उसके समान इनके अंदर क्या पाए जाते थे, परागकण पाए जाते थे। और नौका के समान ही जो परागकण है वो साइकस के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार साइकस व पेंटाजाइलोन के अंदर एक समान संरचना के परागकण पाए जाते हैं। और ये हमारा जो साइनेंसिया साहनिया नाइपेंसिस है, ये कूट वंश है जिसका डायग्राम इन्होंने दिया था, विष्णु मित्र ने दिया था।